हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू जेबीटी टीजीटी कमीशन जेबीटी टेट एचपी टेट की न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो व्यक्तित्व के विकास में मुख्य जो है भूमिका निभाने वाली ग्रंथि जो होती है, तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है ये मास्टर ग्रंथि इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है शरीर में, जैसे अंतःस्रावी जो अन्य ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, कि गतिविधि को कंट्रोल करती है और विनियमित करती है, कंट्रोल करके विनियमित करती है। ठीक है, मतलब रेगुलेट करती है। और इसके अलावा जिसमें मनोदशा, भावनाएं और व्यवहार से संबंधित जो हार्मोन होते हैं उनको प्रभावित करने वाली ग्रंथियां भी शामिल होती हैं। तो व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक ये कहलाता है। तो इसीलिए ये सही आंसर रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता एक उस प्रकार का व्यवहार है जो कहता है। क्या कहता है? तो इसमें डेनियल डिफेंस मैकेनिज्म आएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें डेनियल डिफेंस जो है इसमें वैसे अस्वीकारण या अस्वीकार रक्षात्मक प्रतिक्रिया इसको कहते हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा। अस्वीकार सबसे प्राचीन रक्षात्मक प्रतिक्रिया है क्योंकि यह प्रारंभिक बचपन से विकास की विशेषता कहलाती है। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन, यानी आत्मनिरीक्षण पद्धति में खामी क्या है? तो इसमें रिलायबिलिटी, मतलब इसमें क्या क्या खामियां हैं? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी की खामियां हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये सारा ही राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इज, यानी शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का कार्यफलन क्या है? तो इसका क्या रहेगा? नॉर्मेटिव, क्रिटिकल या स्पेकुलेटिव? तो नॉर्मेटिव, क्रिटिकल, स्पेकुलेटिव ये सभी रहेगा। ऑप्शन डी सही आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सट्टा, मानक और गंभीर है वो सारी ही चीजें इसमें आएंगी। मतलब जैसे सट्टा इस कार्य में शिक्षा की प्रकृति, जो सिद्धांत प्रिंसिपल होते हैं उनके कारणों की खोज और उनकी जो समझ है वो सारी शामिल है। जबकि दूसरे की हम बात करें नॉमिनेटिव की, नॉमिनेटिव जो है मानक, ये कार्य शिक्षा के लिए लक्ष्य, प्राथमिकताएं, मानक निर्धारित करता है, जैसे शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। जबकि बात करें क्रिटिकल की, गंभीर की, तो इसमें जो कार्य होते हैं शैक्षिक प्रथाओं और अवधारणाओं की जांच और उनको एनालाइज करते हैं, उनको विश्लेषित करते हैं। ठीक है, तो ये है और ये सभी इसका सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को डैश डैश बनाने में केंद्रित है। तो क्या बनाने में केंद्रित है? तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा। आत्मसिद्ध व्यक्ति, सेल्फ रिलाइज्ड इंडिविजुअल। तो ये सही आंसर इसका रहेगा, यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति जो है इसका निर्माण करना, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी अद्वितीय रुचियां, उनकी जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, सारी जो पूर्ण क्षमता है उनको विकसित कर सके। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता एक है, पार्टिसिपेटिंग इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी इज अ। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोशल चेंज रहेगा। सोशल चेंज यानी सामाजिक बदलाव। सोशल चेंज ऑप्शन ए सही आंसर है। क्यों? क्योंकि निरक्षरता को दूर करने के लिए सामूहिक कार्यवाह की आवश्यकता होती है, मतलब कि कलेक्टिव एक्शन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कलेक्टिव एक्शन की जरूरत होती है। मतलब जैसे सामाजिक मुद्दे हैं उनका समाधान हो सके और व्यक्ति और समुदाय को प्रभावित, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, यानी शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा
देता है, जिससे व्यक्तिगत विकास की उन्नति और उसके अवसर बेहतर बन सके। तो यहाँ पे सामाजिक बदलाव सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन, आरंभ कब की गई थी, किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मई 1986, ऑप्शन बी सही रहेगा। मई 1986 को ये was the significant policy the aim to improve and educational opportunity across in India, 1986 सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ था? राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, तो ये 2009 में हुआ था, ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, और यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। और ये मतलब इसमें 2009 जो है यहाँ से ये शुरू किया गया था। मतलब अधिनियम पारित होने का जो वर्ष था, अधिनियम शुरू हुआ था 2009 में, अधिनियम लागू जो हुआ था 2010 में हुआ था। तो 2 क्वेश्चन यहीं से कवर हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ चाइल्ड इज बोर्न विद सम क्वालिटीज, ईगो, इनेट ड्राइव्स, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चा जो है सारी चीजें, क्वालिटी, ईगो और इनेट ड्राइव्स जो है सारी लेके पैदा होता है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञान की बुद्धिमत्ता की ओर उठना, राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन, वास्तविक शिक्षण है, किसने कहा? ये कहा गया था, किसने कहा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, ये किसने कहा गया है? तो ये ज्ञान से प्रजा तक पहुंचना ही वास्तविक शिक्षा है, ठीक है, या वास्तविक शिक्षा जो कहलाती है। इसका सही आंसर है भगवत गीता से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी भगवत गीता में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द्वैत द्वैत द्वैताद्वैत में पारंगत या पारंगत कौन हुआ था? कौन पारंगत हुआ था, प्रोफाउंडर ऑफ द्वैताद्वैत? तो इसका सही आंसर रहेगा निम्बार्क। निम्बार्क जो है इसका सही है, मतलब निम्बार्क का दर्शन जिसे भेद भेद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भेद भेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कहता है कि संसार और व्यक्तिगत आत्माएं दोनों ही ईश्वर से अलग हैं, और द्वैतवादी अद्वैतवादी पर बल देता है। तो निम्बार्क और द्वैत द्वैत जो है, निम्बार्क जिन्हें निम्बार्काचार्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, भेद भेद दर्शन के मुख्य प्रस्तावक और संस्थापक माने जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। और इसका मतलब जो है द्वैताद्वैत का मतलब जो होता है, मतलब ब्रह्मांड और उसकी व्यक्तिगत आत्माएं, चित्त और अचित्त दोनों ही ईश्वर से अलग हैं। तो ये इसका मतलब है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, वर्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना के नाम से जाना जाता है? द वर्धा स्कीम इज ऑल्सो नोन एज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम? किस स्कीम से नाम, आधार शिक्षा, ऑप्शन डी सही रहेगा, बेसिक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इन 1937 गांधी जी प्रपोज्ड अ न्यू एजुकेशन सिस्टम नोन एज द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित योजना थी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13, सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है, एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज। तो इसके लिए सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मोटिवेट होंगे तभी तो लर्निंग की जा सकती है। एंड क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांश, यानी चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली बाय, कैसे सीखते हैं? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? कंडीशनिंग प्रोसेस। कंडीशनिंग प्रोसेस जो है ऑप्शन डी, अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा। कंडीशनिंग जब बच्चे की जाएगी तो बच्चा जो है उस नए शब्दों को वैसे ही सीखता है विशिष्ट विषय के लिए। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 15, सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डेफिशिएंट इज यूजिंग पोटेंशियल्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी, क्षमताओं के उपयोग में अपूर्ण जो है इसका सही आंसर रहेगा, यानी क्षमता का उपयोग करने में कमी होना। सीखने संबंधी अक्षमता की पहचान विशिष्ट कौशलों को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने में कठिनाई होती है, ना कि बुद्धि कम नहीं होती, लेकिन कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।